तो स्टूडेंट कैसे आप सब लोग, मैं हूं मंथन पटेल, आपका केमिस्ट्री मेंटर। लेक्चर नंबर 16 की ओर आगे बढ़ने से पहले लेक्चर नंबर 15 की बात कर लेते हैं। लेक्चर नंबर 15 के अंदर हमने जाना स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सी के बारे में, हमने इन्फॉर्मेशन ले ली, किस तरीके से वो काम करता है, क्या है क्या नहीं, वो सब कुछ क्लियर। आज बात करते हैं जो सबसे अहम टॉपिक है आपका, वो है हमें कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करके। किसकी हमें कैलकुलेशन करनी है? एसआरपी की, यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की। उससे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं, जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर देता हूं, जो हमने बहुत सारी बार सीख लिया, अगले लेक्चर के अंदर भी वो आ गया। ई सेल इज इक्वल टू ई रिडक्शन ऑफ कैथोड, ई रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन ऑफ एनोड। क्लियर ना? ये चीज हमने बहुत पहले सीख ली, खास याद रखिएगा। क्लियर? क्योंकि अब जो है, जो लेक्चर है, उस लेक्चर के अंदर वो फॉर्मूला मर्ज होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि आप लोग, और ये मर्ज होंगे, बहुत से डाउट निकलेंगे भी, देखना आप लोग। ई रिडक्शन ऑफ कैथोड, रिडक्शन ऑफ एनोड, ये चीज हमने सीख ली। क्लियर? याद रखिएगा खास। अब यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करनी है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि एसआरपी। वर्ड आ गया कहाँ पे? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर। क्लियर ना? एसआरपी की वैल्यू हमें ढूंढनी है, कैलकुलेट करनी है। तो कैसे? अगले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि हमें कैलकुलेट करना सीखना होगा, वो दो तरीके से बाइफरकेट होगा। एक होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से, एक होगा नॉन-स्टिक इक्वेशन से। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के अंदर हमें यूज करना होगा किसका? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। क्लियर ना? जिसको एक तरफ रखेंगे हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, और जिसका भी हमें, जो भी हाफ सेल का हमें एसआरपी ढूंढना है, उसको उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। रेडी ना? याद रखिए। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर हम ढूंढ रहे हैं, तो हमें स्टैंडर्ड कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। तो वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन में यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, वो आप लोग खास याद रखिएगा। क्लियर? यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ सारी कंडीशन को। हमारा जो टेम्परेचर है वो कितना लेना है हमें? 298 केल्विन। हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना लेंगे हम? 1 मोलर। हमारा जो प्रेशर है वो कितना लेना है हमें? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर ना? और हमें खास ध्यान रखना है, खास हमें जो भी एसआरपी की कैलकुलेशन करनी है, वो सारे एसआरपी की जो कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन हम किसकी मदद से करने वाले हैं? एसआरपी की कैलकुलेशन किसकी मदद से करेंगे? एसआरपी की कैलकुलेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। किससे करेंगे? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी सी की मदद से हम ये चीजें जानेंगे। क्लियर? ये बात को खास नोट डाउन कर लीजिए अच्छी तरीके से। मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखिए। अब ये जो फॉर्मूला है वो तो ओवरऑल सेल का फॉर्मूला है, जो कि हमने डिराइव किया था। मेंशन कीजिएगा और लिखिएगा, इस बात को लिखना ही आपको। क्या? ई सेल इज इक्वल टू ई रिडक्शन ऑफ कैथोड प्लस ई ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड। याद कीजिए, दोनों का टोटल था एनोड, उसके ऊपर हो रहा ऑक्सीडेशन, इज इक्वल टू माइनस ऑफ रिडक्शन था एनोड के ऊपर। इसलिए मैंने यहाँ पे, ये डिराइव्ड फॉर्मूला है। हमारा मेन फॉर्मूला कौन सा था? ई रिडक्शन ऑफ कैथोड प्लस ई ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड। याद कीजिए, उसको हमने चेंज करके ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, बराबर। तो उस फॉर्मूला को याद रखिएगा खास। एसआरपी की कैलकुलेशन हम इसके रिस्पेक्ट में करने वाले हैं, तो हमें सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड कंडीशन में लाना पड़ेगा। तो इसको दो तरीके से लिखा जाता है, जो कि मैंने आपको पहले सिखाया हुआ है। ई सेल इज इक्वल टू, जैसे कि ई सेल है तो यहाँ पे लिख सकते हैं ई सेल ऑफ स्टैंडर्ड, ई रिडक्शन ऑफ स्टैंडर्ड, ई रिडक्शन ऑफ स्टैंडर्ड। और अगर उसको दूसरी तरीके से दिखाना है तो आप उसको ऐसे दिखा सकते हो, यहाँ पे नोट की साइन लगा दी जाती है। किसकी साइन? नोट की। ई नॉट सेल इज इक्वल टू, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड, ई नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन ऑफ एनोड, ई नॉट रिडक्शन ऑफ एनोड। चलिए, क्लियर? समझ में आई बात? ये चीजों को, ये फॉर्मूला है, जो हमारा वही फॉर्मूला है जो मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ है, लेकिन ये अब स्टैंडर्ड कंडीशन वाला फॉर्मूला है। इसलिए मैंने स्टैंडर्ड कंडीशन को दिखाने जाने वाले जो साइन है, वो साइन मैंने यहाँ पे लगा दी है, नोट की साइन। क्लियर ना? तो आपको याद रखना है, जब भी कभी नोट की साइन होती है तो वो किसकी साइन होगी? वो नोट स्टैंडर्ड कंडीशन दिखा रहा होगा, जो कंडीशन यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। याद रखिएगा। क्लियर? ये चीजों को खास बोलना नहीं है आपको। ई सेल इज इक्वल टू रिडक्शन ऑफ कैथोड, रिडक्शन ऑफ एनोड। रेडी? अब एक बात चलिए मुझे बताइए, आप लोग याद रखिए कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है, तो हम एसआरपी की कैलकुलेशन करेंगे तो हमें
एक बात दिमाग में डाल देनी है कि अगर हम कोई हाफ सेल, याद रखिए क्या, अगर हम कोई हाफ सेल की कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो हमें एक साइड हाइड्रोजन को लेना पड़ेगा और वो कंपलसरी आप लोग लेफ्ट हैंड साइड लोगे। मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन सिखाया हुआ है, टर्मिनोलॉजी आपको सिखाई हुई है। एक आपका लेफ्ट हैंड साइड रहता है, एक आपका राइट हैंड साइड रहता है। यहां पे आपको याद रखना है कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की कैलकुलेशन करते वक्त आपको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है। क्यों? फॉर्मूला दिखा रहा है ए रिडक्शन ऑफ एनोड वो माइनस साइन वाला है, ए रिडक्शन ऑफ कैथोड प्लस साइन वाला है, और हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पे तो जीरो ही आने वाला है, सीधी बात है। लेकिन उसको आगे लिख दिया तो हमारी वैल्यू चेंज होने के चांसेस है, इसलिए हम क्या करेंगे, ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड पे ही उसको लेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक चीज यहाँ पे फॉर्मूला करके बताता हूँ। जैसे कि मुझे ढूंढना है किसके लिए, जिंक वाला जो हमारा बीकर था, जिंक वाला। मैं यहाँ पे उस जिंक वाले बीकर को पहले मेंशन कर ड्रॉ कर देता हूँ, जरा आपको समझ में आ जाए, रफली ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे Zn, यहाँ पे हमने Zn को डीप किया हुआ था, याद कीजिए उस फिगर को, गैल्वेनिक सेल की जो फिगर थी, Zn को मैंने यहाँ पे डीप कर दिया था और उसके साथ मैंने कॉपर का एक इलेक्ट्रोड जोड़ा था जो कि सामने की साइड था, क्लियर ना। और ये तो पूरा सेल था जिसको हमने गैल्वेनिक किया, तो डैनियल सेल कहा था, याद है ना। यहाँ पे हमने ZnSO4 का सॉल्यूशन भी भरा हुआ था, ये जो था वो जिंक था। इसके जो वायर है वो वायर को सामने की साइड के हमने कनेक्ट किया था, ठीक। अब ये अकेला हाफ सेल जब मुझे ढूंढना है, मैंने आपको कहा था कि हमें अगले लेक्चर के अंदर मैंने ये बात की थी कि ई सेल ढूंढने के लिए हमें इंडिविजुअल ये दोनों चाहिए, और इंडिविजुअल ये दोनों ढूंढने के लिए मुझे एक को या किसी दूसरे को इसके साथ हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। दोनों को कनेक्ट करने के बाद मुझे ये मिल जाएगा, उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा और मुझे ये मिल जाएगा। यही सेंटेंस मैंने अगले लेक्चर में कहा है, क्लियर ना। वो क्यों? क्योंकि देखिए आई बात यहाँ पे मुझे जैसे कि जिंक का ढूंढना है, जैसे कि यहाँ पे कैथोड के ऊपर जैसे मैंने जिंक का इलेक्ट्रोड लगाया हुआ है। अब देखिए मर्ज होगी बातें। आप लोग ने अब तक सीखा है जिंक लेफ्ट हैंड साइड रहा था, वहां पे ऑक्सीडेशन होता था। याद रखिए मैं अकेले जिंक को जब, वो तो डैनियल सेल था पूरा, वो गैल्वेनिक सेल था, मैं अकेले जिंक को जब ढूंढना चाहता हूं, अकेले इस एक ही इलेक्ट्रोड, एक ही माफ कीजिए हाफ सेल को ढूंढना चाहता हूं, तो मैं उसको किसके साथ कनेक्ट करूंगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। याद रखिएगा खास। मैं कॉपर को भी इसके बाद आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा, कॉपर को भी मैं वहां पे मेंशन करूंगा, ज्वाइंट करूंगा, और हमारा जो आंसर है वो किस तरीके से बनेगा मैं आपको सिखाऊंगा, क्लियर। चलिए यहाँ पे पहले तो फिगर पे ध्यान दे दीजिए। हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे कौन रहने वाला है, लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो पहले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की फिगर अगले लेक्चर के अंदर मैंने आपको सिखा दी। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की फिगर क्या बननी चाहिए, स्टैंडर्ड कंडीशन है इसलिए हमें स्टैंडर्ड कंडीशन वाला ही हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाना है, बराबर। चलिए स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए हम वहां पे क्या मेंशन कर देते हैं, चलिए यहाँ पे मैंने प्लेटिनम का टुकड़ा, याद है ना फिगर पूरी मैंने आपको बताई हुई अगले लेक्चर के अंदर, रेडी। यहाँ से मैं H2 को यहाँ पे अंदर जाने दूंगा। यहाँ पे मैं एक कॉपर का तार जो है वो कनेक्ट कर देता हूँ प्लेटिनम के साथ, क्यों, मुझे वहां से कंडक्शन करवाना है इसलिए, बराबर। चलिए ये हो गया हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड, उसका सॉल्यूशन। जैसे मैंने आपको कहा था सॉल्यूशन, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सॉल्यूशन लेने के लिए आपको कोई एक ऐसा सॉल्यूशन लेना पड़ेगा जिसके अंदर H+ आयन प्रेजेंट हो। जो बोल रहा हूँ वो सारी चीजें नोट डाउन कीजिएगा। H+ आयन जिसके अंदर प्रेजेंट हो ऐसा सॉल्यूशन मुझे चाहिए, यानी कि मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लेता हूँ HCl। हालांकि हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड की, तो HCl लेना पड़ेगा 1 मोलर, क्योंकि इसके अंदर से निकलने वाले H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी 1 मोलर होती है, क्लियर। कुछ उत्साही बच्चे ऐसे होते हैं जो यहाँ पे कहते हैं सर मुझे HCl नहीं लेना, मुझे H2SO4 लेना है। तो भाई तू ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, H2SO4 यहाँ पे तू ले सकता है, पर अगर तूने H2SO4 लिया तो यहाँ तुझे हाफ मोल लेना पड़ेगा। इक्वेशन मैंने इसलिए लिख के इक्वेशन बताया था, HCl gives H+ plus Cl minus and H2SO4 gives 2H plus SO4 2, यानी कि वहां पे 2 H+ हो जाएंगे, उसको आधा करना पड़ेगा ना, एक ही मोल लेना है, आधा तो 1 मोल होगा, बराबर। तो आप आधा मोल H2SO4 लोगे तब जाके H+ 1 मोलर बनेगा, लेकिन उससे बेटर है हम HCl की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या लेंगे, 1 मोलर लेंगे, क्लियर ना। चलिए H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर ले ली, मतलब सॉल्यूशन हमने HCl का लिया हुआ। याद रखिएगा जो बातें मैं बोल रहा हूँ। अब इसको मुझे कनेक्ट करना है किसके साथ, जिंक वाले इलेक्ट्रोड के साथ। तो मैं यहाँ पे जिंक वाला जो है वो यहाँ पे मैं राइट हैंड साइड पे मेंशन कर दे रहा हूँ।
देखिए मैंने अलग साइन से इसलिए बताया हुआ है कि आपको पता चले कि ये तो हमारा फिक्स्ड है, ये हमारा रिलेशन है, इधर मुझे कुछ जोड़ना है। रेडी, चलिए यहाँ पे मैं डीप कर देता हूँ जिंक का इलेक्ट्रोड जो मुझे कैलकुलेट करना है, जिंक का सॉरी स्टैंडर्ड एसआरपी जो है वो मुझे कैलकुलेट करना है। चलिए क्लियर। अब यहाँ से जो आया हुआ जो वायर है वो वायर को मैंने कनेक्ट कर दिया है, बीच में कोई भी एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगा देता हूँ और उसको मैं यहाँ पे ज्वाइन कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे एक बात समझिएगा, ये जो चीजें है, ये जो चीज अभी मैं आपको बता रहा हूँ वो एक्सपेरिमेंटली मीन्स मैं इसका एसआरपी ढूंढ रहा हूँ, और एक्चुअल में हमने गैल्वेनिक सेल जब पढ़ा तब लेक्चर नंबर मे बी 6 और 6 के अंदर कि वहां पे गैल्वेनिक सेल की मैंने कोई एक एसआरपी की एक सीरीज पढ़ाई थी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। वहां हर एक के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू फिक्स्ड होती थी, क्लियर ना। बस तो वो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जो फिक्स है ना, जैसे मैं अभी जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ढूंढ रहा हूँ रिडक्शन का, तो उसको इस तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन को एक तरफ रखा और बाकी सबको जो 24 के 24 थे सबको यहाँ पे ज्वाइंट किया गया और सबका यहाँ पे मेजरमेंट लिया गया। जैसे कि मैं यहाँ पे गैल्वेनोमीटर या वोल्ट मीटर लगा देता हूँ, क्लियर ना। तो ये जो डिफ्लेक्शन है वो डिफ्लेक्शन किसी भी तरह का आ सकता है, ये जो डिफ्लेक्शन है वो किसी भी तरफ आ सकता है। ये जैसे कि यहाँ पे है तो ये डिफ्लेक्शन इस तरफ भी हो सकता है या डिफ्लेक्शन इस तरफ भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन दैट सेल आपने ये हाफ सेल कौन सा लिया है। सिंपल, ये हाफ सेल आपने कौन सा लिया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये जो है ये हाफ सेल कौन सा लिया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये जो है रेड वो आपका फिक्स्ड है, यहाँ पे चेंज होते रहे सारे साइन। यानी कि एक और बात आप यहाँ पे याद रख लीजिए जो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि जो वोल्ट मीटर का जो रीडिंग है, वोल्ट मीटर का जो रीडिंग है वो ही हमारे सेल का क्या बनने वाला है, पोटेंशियल बनने वाला है। क्या बनने वाला है, पोटेंशियल, जो कि स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर है। क्लियर, ये चीज को खास लिखिएगा, कहीं पे याद रखना है आपको। वोल्ट मीटर का जो रीडिंग होगा वो ही हमारा क्या होगा, इनॉट सेल होगा। यानी कि ये तो जीरो है, देखिए यहाँ पे वैल्यू रखते हैं इनॉट सेल, यहाँ पे इनॉट सेल ये जो है हमने कैलकुलेट किया, ये जो रीडिंग मिलने वाला है वो यहाँ पे आएगा, ये तो जीरो होने वाला है। पता है क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का तो क्या होता है, सी की वैल्यू क्या होती है, ये जो है सी का जो वैल्यू हो तो क्या होता है 0.00 वोल्ट। याद है ना, वो तो मैंने आपको बताया हुआ है, वो तो IUPAC ने एक्सेप्ट किया हुआ है, बराबर। तो मैं आपको वो चीज बता रहा हूं कि ये जो है वो कैलकुलेट किस तरीके से किया गया है। आपको सम के अंदर इसकी वैल्यू तो दे दी जाएगी, आपको पूरे सेल को कैलकुलेट करना है, लेकिन ये आया कैसे वो मैं आपको बता रहा हूं, किस तरीके से वो सॉल्व आउट किया गया। हाइड्रोजन को एक तरफ रखा गया, बाकी 24 के 24 को सामने रखा गया, सबके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किए गए और वो फिक्स किया गया। समझ में आई बात कैसे बना है, चलिए देख लेते हैं, आपको शायद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक चीज पे अभी दिक्कत आएगी, मैं बता रहा हूँ कहां पे। वोल्ट मीटर का रीडिंग है वही आपका क्या होगा, इनॉट सेल होगा। चलिए मैंने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। एक चीज यहाँ पे रह गई, कौन सी चीज रह गई, हाँ हमारा सेल जिसको चालू रखेगा हमारा जो सॉल्ट ब्रिज है वो, इसके बिना तो सब कुछ अधूरा है ना। सॉल्ट ब्रिज ज्वाइन कर देते हैं। चलिए सॉल्ट ब्रिज बन दिया, अंदर हमने सॉल्यूशन भर दिया है KCl का, यहाँ पे कॉटन के पल्प लगा दिए है। चलिए रेडी। अब क्या होगा, जैसे ही सेल चालू होगा तो सेल चालू होगा वैसे ही यहाँ पे वोल्टामीटर के अंदर डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। वो जो डिफ्लेक्शन होगा वो डिपेंड करेगा, देखिए मैंने आपको वहां पे भी एक चीज बताई थी और आपको जो PDF भेजी है मैंने, यानी कि जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपके पास है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के जो भी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो आपको याद नहीं रखनी है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू याद नहीं रखनी है, कुछ की याद रखवाऊंगा मैं आपको लेकिन आपको सबकी याद नहीं रखनी है। वो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, उसमें हाइड्रोजन के ऊपर वाले सब नेगेटिव थे, नीचे वाले सब पॉजिटिव थे। याद आया, हाइड्रोजन के ऊपर वाले सारे के सारे की वैल्यू क्या थी, नेगेटिव, यानी मेटालिक सब नेगेटिव थे, बाकी सब जनरली नॉन मेटालिक क्या थे, पॉजिटिव थे। याद करो, क्लियर। तो ये डिफ्लेक्शन डिपेंड करेगा सामने की साइड आपने कौन सा रोड लिया हुआ है। रेडी। तो यहाँ पे मैं जिंक की बात कर रहा हूं जो कि एक्सपेरिमेंटली है, आपको ये चीज एक्सपेरिमेंटली इसलिए याद रख लेनी है, क्या है कि जिंक का जब मैंने मेजर किया इस फॉर्मूला से इनॉट सेल, जिंक का जब मैं इनॉट सेल मेजर किया तो इनॉट सेल की वैल्यू मेरे पास, पहले तो इसको लिखना सीखे क्योंकि ये दो तरीके से आता है, एक ऐसे भी आता है और आपको सम किस तरीके से देंगे, E0 रिडक्शन ऑफ कैथोड। कैथोड यानी कि सामने की साइड वाला, कैथोड यानी सामने की साइड वाला ना। सामने की साइड कौन है, यहाँ पे जिंक लिया हुआ है मैंने, ये कौन सा यहाँ पे लिया हुआ है मैंने, जिंक लिया हुआ है।
क्लियर। अगर मैंने यहाँ पे ये जिंक का इलेक्ट्रोड लिया हुआ है तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे जिंक, अब यहाँ पे मिस्टेक होगी, यहाँ पे लिखा है E0 रिडक्शन ऑफ कैथोड। जिंक तो अब आप लोग क्या सोचोगे, जिंक तो कहाँ रिडक्शन हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था, जिंक का तो ऑक्सीडाइज हो रहा था, जिंक Zn गिव Zn+2+2 इलेक्ट्रॉन माइनस। बच्चों एक बात याद रखो, मैंने ये इसलिए मैंने कहा ये फॉर्मूला डिराइव्ड है, मैं ऑक्सीडेशन भी लिख सकता हूं पर यहां प्लस की साइन करनी पड़ेगी। ये बनाया गया था E0 रिडक्शन ऑफ कैथोड प्लस E0 ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड को बना के चेंज करके E0 ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड इज इक्वल टू माइनस ऑफ E0 रिडक्शन ऑफ एनोड, उसकी वैल्यू यहां पे रखी गई है। यानी कि इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कैसे वो याद रखिएगा खास। E0 सेल ऑफ E0 Zn, Zn की वैल्यू क्या थी जनरली Zn क्या हो रहा था, Zn से Zn+2 बन रहा था, लेकिन यहाँ पे तो रिड्यूस होता हुआ दिखाना है। यानी कि आप इसको ऐसे दिखाओगे E0 सेल Zn+2 से Zn, ना कि Zn से Zn+2, क्योंकि ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है। मैं बार बार बोल रहा हूं ये ऑक्सीडेशन हो सकता है, पर कब, जब आप इस फॉर्मूला में वैल्यू बदल दो, बराबर। चलिए E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। अब एनोड पे हमारा तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को मैंने आपको रिप्रेजेंट करना अगले लेक्चर के अंदर सिखा दिया। प्लेटिनम, हाइड्रोजन गैस, H2, H+, क्लियर ना। लेकिन यहाँ पे हम उसका क्या करवा रहे हैं, रिडक्शन करवा रहे हैं ना, उसकी भी वैल्यू रिडक्शन की है एनोड की, यानी कि अगर उसको रिड्यूस करवा रहे हैं तो क्या आएगा E0 ऑफ प्लेटिनम H+ H2। अब यहाँ पे ये प्लेटिनम ना दिखाओ तो भी चलेगा, क्योंकि उस बुक के अंदर प्लेटिनम नहीं दिया गया है, डायरेक्ट H+ से H2 ही दिया गया है। रेडी, तो आप ये भी दिखा सकते हो, तो इस तरीके के फॉर्म में भी दे सकते हैं। दोनों में बार बार बोल रहा हूं, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, वहां ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो सकता है, पर वो डिपेंड करेगा आपके फॉर्मूला के ऊपर। इस बात को खास याद रखिएगा, क्योंकि वहीं पे मिस्टेक होती है, यहीं पे ही मिस्टेक होती है हर एक बच्चों से, याद रखिए। Zn+2 से Zn और H+ से H2, तो ये दोनों रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है। चलिए उसको रख देते हैं Zn+2 Zn। अब ये चीज एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुई है कि भाई Zn+2 Zn की जो वैल्यू आई थी वो वैल्यू क्या थी, -0.76 वोल्ट। क्या आई थी, -0.76 वोल्ट। ये भाई तो जीरो ही है, वो तो हमें पता ही है, क्योंकि उसको तो हमने रेफरेंस लिया हुआ है। मतलब कि इनडायरेक्टली क्या हुआ, हमारा जो E0 सेल आया, मतलब कि हमारे सेल का, पूरे सेल का जो पोटेंशियल आया वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो जो हमने हाफ सेल लिया है उसके ऊपर। यानी कि ये जो डिफ्लेक्शन दिखाएगा वो डिफ्लेक्शन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए तो वो डिफ्लेक्शन है ही नहीं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए तो ये डिफ्लेक्शन है ही नहीं। समझ लीजिए इसको जीरो, उन लोगों ने बहुत दिमाग लगाया, 0.00 क्यों एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि जब भी कभी दोनों को जोड़ेंगे तो जो डिफ्लेक्शन आएगा वो इसका ही मेजरमेंट होगा ना। इसको तो पहले से जीरो एज्यूम गलत रिलेशन में, तो ये क्या हो जाएगा, अपने आप हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी, बड़े कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसको जीरो ले लो सामने सामने, ये क्या हो जाएगा, अपने आप इसका आंसर हमें 0 पॉइंट जो भी उसका इलेक्ट्रोड निकल रहा हो पोटेंशियल वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। सिंपल, याद रखिएगा जो सेंटेंस बोल रहा हूँ, बार बार देखिएगा वीडियो को। E0 सेल इज इक्वल टू -0.76 वोल्ट। एक्सपेरिमेंटली ये चीज हुई। यही चीज अब मैं दूसरी बार ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, आप लोग याद रखिएगा। ये जो मैंने लिखा है, ये जो सेल मैंने लिखा है वो किसके लिए लिखा है, जिंक के लिए। किसके लिए लिखा है, जिंक के लिए। यही चीज मैं कॉपर के लिए मैं ये फिगर ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ये छोटी सी फिगर यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, आपको पता चले कि अब बात जो चल रही है वो कॉपर की बात चल रही है। कॉपर का इलेक्ट्रोड मैंने, चलो कॉपर का इलेक्ट्रोड मैंने यहाँ पे डीप कर दिया है, सॉल्यूशन का जो भी है सॉल्यूशन मैंने लिया है। चलो कॉपर का इलेक्ट्रोड है तो मैं उसका कॉपर का सॉल्ट लूंगा, मैंने सॉल्यूशन के फॉर्म में ले लिया है CuSO4, यहाँ पे मैंने कॉपर को ज्वाइन कर दिया है। अब मुझे कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ढूंढना है, यानी कि कॉपर की SRP की वैल्यू ढूंढनी है। वहां पे जैसे जिंक लगाया गया है वैसे ही मैं इसको लगा दूंगा, कॉपर को उठा के वहां लगा दूंगा, कॉपर को सेम उठा के वहां पे लगा दूंगा। सॉल्यूशन यही एज्यूम करो, सॉल्यूशन यही है, ये बीकर यहाँ पे मैंने ज्वाइन कर दिया है, वो जिंक की जगह पे किसका रोड है, कॉपर का रोड है। मतलब कि राइट हैंड साइड पे अब कौन आ गया है, कॉपर आ गया है। वहां पे कॉपर रिड्यूस हो रहा था, कॉपर तो वैसे भी रिड्यूस हो रहा था, वो तो आपको पता ही है, क्लियर। पर आपको वैसे नहीं याद रखना है कि जैसे गैल्वेनिक सेल था। गैल्वेनिक सेल तो एक थियरी है जो आपको सेल के बारे में सिखाती, हमें ओवरऑल सीखना है। रेडी, तो कॉपर सामने की साइड में लगाया तो वो रिड्यूस होता हुआ हमें दिखाना है। तो सेम इस फॉर्मूला की तरीके से अगर मुझे लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, E0 सेल
इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, यानी कि ई नॉट सी यू प्लस 2 से सी यू, ई नॉट सी यू प्लस 2 से सी यू माइनस ई नॉट सी यू प्लस 2 से सी यू माइनस ई नॉट पी टी एच प्लस से H2। रेडी? क्लियर? समझ में आई बात? रेडी? सेम ऐसे मैं उसको लिख सकता हूं, देखिए मैंने वहां पे मेंशन किया हुआ है, जैसे Zn था वैसे ही मैंने कॉपर लिखा हुआ है। अब एक्सपेरिमेंटली, जैसे यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली 0.76 एक्सपेरिमेंटली आया था, वैसे ही यहाँ पे इनॉट सेल में कॉपर की वैल्यू आई प्लस 0.34 वोल्ट। क्या आई? प्लस 0.34 वोल्ट। आपको दो चीजें यहाँ पे लिखनी है, आपको दो चीजें यहाँ पे याद रखनी है, ये और एक ही वो, बराबर ना। ये तो हमें पता ही है पहले से 0 है, क्योंकि ये तो हमने रिलेशन में लिया हुआ है, मतलब कि इस बार हमारे जो इनॉट सेल की वैल्यू आई वो क्या आई? कॉपर के लिए इनॉट सेल की वैल्यू क्या आई? कॉपर के लिए 0.34 वोल्ट। क्लियर? मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं, ये जो थी वो हमारे जिंक के लिए थी, जिंक वाला जो सॉल्यूशन था उसके लिए थी, और ये जो है वो हमारे कॉपर वाले सॉल्यूशन के लिए है। यानी कि दोनों सेल के लिए हमें इनॉट सेल की वैल्यू मिल गई, इनॉट सेल की वैल्यू दोनों सेल के लिए हमें मिल गई। क्लियर ना? अब एक बात याद रखिए, मैंने आपको सिखाया है वो एसआरपी की वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट की गई है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट किया गया, वो आपके सम के अंदर ये बहुत काम में आएगा, खास याद रखिएगा। अब एक सम साथ में ही मैं आपको समझा देता हूं, सम तो नहीं है लेकिन सम के तरीके से उसको पूछा गया था, आपके एग्जाम्पल के अंदर भी ये चीज है। डैनियल सेल को याद कीजिए, डैनियल सेल का अगर आपको पूछा जाए फाइंड आउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द डैनियल सेल मींस गैल्वेनिक सेल, तो गैल्वेनिक सेल के अंदर सबसे पहले उसका रिप्रेजेंटेशन देखिए। गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन क्या था? आप एज्यूम कीजिए और याद कीजिए, जिंक लेफ्ट हैंड साइड पे था, यानी कि जिंक में से क्या बना था? जिंक में से जिंक प्लस 2 सॉल्ट ब्रिज Cu प्लस 2 से Cu, और ये स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर है, उसको दिखाने के लिए मैं उसको 1 मोलर भी दिखा देता हूं। क्लियर? रेडी? तो ये दोनों स्टैंडर्ड कंडीशन में आ गए। अब इसका मुझे अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ढूंढना है तो मेरे पास फॉर्मूला तो यही है, हमें ढूंढना भी इसी से है। क्या? इनॉट सेल, अब आपको लिखना सीखना है खास, इनॉट सेल ऑफ डैनियल सेल, इनॉट सेल मींस इनॉट सेल जो हमें ढूंढना है वो E0 ऑफ रिडक्शन ऑफ कैथोड, कैथोड के ऊपर कौन था उस वक्त? कॉपर, रिडक्शन दिखाना, रिडक्शन ई नॉट ऑफ रिडक्शन ऑफ कॉपर, कॉपर को रिड्यूस होता हुआ दिखाओ Cu प्लस 2 से Cu माइनस ई नॉट रिडक्शन ऑफ एनोड, ई नॉट रिडक्शन ऑफ एनोड यानी कि इसको भी रिड्यूस होता हुआ दिखाओ ई नॉट Zn प्लस 2 से Zn। यहाँ पे बच्चे दिक्कत में आ जाते हैं, यहाँ पे लिखा है मैंने Zn से Zn प्लस 2, पर ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है। यहाँ पे मैं अगर ऐसा लिखूं, याद रखिएगा, यहाँ पे मैं ऐसा लिखूं ई नॉट Zn से Zn प्लस 2, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी, रिडक्शन पोटेंशियल है तो यहाँ मुझे प्लस करना पड़ेगा, तो भी आंसर वही आएगा। देखिए Cu प्लस 2 से Cu का आंसर हमारे पास कितना है? Cu प्लस 2 से Cu का आंसर 0.34 माइनस ये कितना है? माइनस 0.76, यानी कि आंसर मेरा बन जाएगा 1.10 वोल्ट। क्लियर? ये जो है वो इनॉट सेल की वैल्यू आ गई मेरे पास डैनियल सेल के लिए, जो मुझे ढूंढने को कहा जाएगा। आपको ये दोनों चीजें दी हुई होगी एग्जाम्पल के अंदर, सम के अंदर दोनों चीज दी हुई होगी। अब मैं यहाँ पे ऐसा लिखता, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो मैं इसको ऐसे लिखता ई नॉट Zn से Zn प्लस 2, ई नॉट Zn से Zn प्लस 2, तो यहाँ पे क्या हो जाता? पॉजिटिव मींस प्लस, क्योंकि ये तो क्या है? नेगेटिव साइन है ना। मैं मेंशन कर दे रहा हूं, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि ई नॉट ऑफ रिडक्शन एनोड वो माइनस बना था, कब? जब ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन एनोड के इक्वल गया था तब। रेडी? दोनों की वैल्यू क्या हो गई थी? माइनस हो गई थी। इस बात को खास याद रखिएगा जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर? इनॉट ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड इज इक्वल टू माइनस इनॉट रिडक्शन ऑफ एनोड था, यानी कि यहाँ पे अगर प्लस लिखूंगा मैं तो वैसे भी वो माइनस माइनस प्लस होने ही वाला है, मतलब कि वैल्यू तो यही निकलेगी, लेकिन हमें फॉर्मूला एक ही याद रखना है, किसका? रिडक्शन पोटेंशियल का, ना कि ऑक्सीडेशन का। क्लियर? खास मेंशन कीजिएगा, इस सारी बातों को आपको याद रखना है, क्योंकि इसके बाद का जो टॉपिक है वो पूरे न्यूमेरिकल पोर्शन है। न्यूमेरिकल हमें जितने भी इसके अंदर आने वाले, जैसे हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर न्यूमेरिकल पढ़े थे, वैसे ही गैल्वेनिक सेल के न्यूमेरिकल पढ़ने। इसका न्यूमेरिकल तो बहुत इजी है, लेकिन यही कंसेप्ट आपको याद रखना है, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल में कुछ नहीं है, ये टॉपिक आपको दे दिया जाएगा, ये जो है पोटेंशियल आपको दे दिया जाएगा, आपको उसको फाइंड आउट करना है। सिंपल है, थोड़े बहुत ट्विस्टेड है वो मैं आपको पढ़ा दूंगा क्या है क्या नहीं। क्लियर?
लेक्चर नंबर 16 के अंदर ये सारी बातों को खास याद रखिएगा, किस तरीके से वो बना है क्या नहीं, वो सारी चीजें क्लियर। लेक्चर नंबर 16 के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक थैंक्स अ लॉट।